अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बेसिक एमसीक्यूज़ पॉलिटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने पॉलिटिकल साइंस के जो इंतहाई बुनियादी नोयत के सवालात हैं, जो एमसीक्यूज़ हैं, उनको जो है वो शामिल किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है दैट्स प्रिपेयर्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइंस के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी बीएस पॉलिटिकल साइंस का जो चुनाव किया है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो तैयार की गई है ताकि वो अपने बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं उनको जो है क्लियर कर सकें। और आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैज, मोहम्मद नवाज वड़ैज पॉलिटिकल साइंटिस्ट के साथ। आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। विच फ्रेंच थिंकर पोर्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। तो आपने बताना ये है कि कौन से फ्रांसीसी मुफक्कर ने जो है सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है उसको सबसे बेहतर तरीके से जो है पेश किया है। विच फ्रेंच थिंकर पोर्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी, जीन बोदीन और दूसरा है मार्टिस्को। वैसे दोनों पॉलिटिकल फिलासफर जो हैं इनका तल्लुक़ फ्रांस के साथ है, लेकिन क्वेश्चन के हवाले से जो है इसमें जीन बोदीन जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो होगा। Which political thinker portrayed the concept of sovereignty? The correct answer is जीन बूदीन। जीन बूदीन जो है उन्होंने जो है सबसे अच्छे तरीके से जो है सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है उसको सबसे पहले जो है वो पेश किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो आगे फिर पॉपुलैरिटी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जिसके अंदर एक उसकी काइंड जो है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी कहलाती है। तो आपने बताना ये है हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है उसका तस्वुर जो है किसने पेश किया था। उसमें दो नाम हैं, जीन बूदीन और दूसरा नाम जो है वो रूसो का है। द करेक्ट आंसर इज रूसो। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। द करेक्ट आंसर इज रूसो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी स्टूडेंट्स, विच स्कूल ऑफ थाट इनिशिएटेड द प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ सॉवरेनिटी इन ब्रिटेन। आपने बताना यह है कि बरतानिया के अंदर जो है किस स्कूल ऑफ थाट ने जो है प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ सॉवरेनिटी जो है को सपोर्ट किया था, या उसको कंसेप्ट को जो था वो पेश किया था। गिल्ड सोशलिज्म या फाशिज्म। तो इसका दुरुस्त जवाब है गिल्ड सोशलिज्म। विच स्कूल ऑफ थाट इनिशिएटेड द प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ sovereignty in Britain? The correct answer is guild socialism. और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी स्टूडेंट्स, व्हाट इज द काउंटर पार्ट ऑफ प्राइवेट लॉ। डी स्टूडेंट, देयर आर टू बेसिक काइंड्स ऑफ लॉ। एक प्राइवेट लॉ है और दूसरा है पब्लिक लॉ कहलाता है। आपने बताना ये है कि व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ का जो मुतजाद सिस्टम है, जो मुतबादल सिस्टम है, वो कौन सा होगा। पब्लिक लॉ कह लेंगे या रूल ऑफ लॉ को कहेंगे। तो इसमें दुरुस्त जवाब है पब्लिक लॉ। डी स्टूडेंट्स, जो प्राइवेट लॉज होते हैं जिनको निजी कवानीन भी कहा जाता है, तो वो जो शहरियों के दरमियान जो आपस के जो मामलात होते हैं, जिनका तल्लुक़ प्रॉपर्टी के साथ होता है, विरासत की तकसीम के साथ होता है, या बिज़नेस मैटर्स के साथ होता है, उनको डील करने के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उनको प्राइवेट लॉज कहा जाता है। और वो लॉज जिनमें जो रियासत और इंडिविजुअल्स के दरमियान मामलात को तय करने के लिए बनाए जाते हैं उनको जो है वो पब्लिक लॉ कहा जाता है। और पब्लिक लॉ के अंदर जो है एक फ़रीक रियासत होती है या रियासत का कोई अदारा होता है, और दूसरा फ़रीक जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं या शहरी होते हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं उनको पब्लिक लॉज के तहत जो है वो डील किया जाता है। व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ प्राइवेट लॉ। द करेक्ट आंसर इज़ पब्लिक लॉ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। तो व्हाट इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ। तो सिविल लॉ जो है उसको उर्दू ज़बान में जो है जो सिविल लॉज है उसको उर्दू ज़बान में दीवानी कवानीन जो है वो कहा जाता है, दीवानी कवानीन। और जो इसका जो काउंटर पार्ट है डेट इज़ क्रिमिनल लॉ। और क्रिमिनल लॉज को जो है फौजदारी कवानीन जो है वो कहा जाता है। जो क्रिमिनल लॉज हैं उनको फौजदारी कवानीन कहा जाता है, और जो सिविल लॉज हैं उनको दीवानी कवानीन कहा जाता है।
तो जो सिविल लॉज होते हैं वो शहरियों के जो मामलात होते हैं, आपस के जिनके मामलात होते हैं, जिनका तल्लक विरासत की तकसीम के साथ होता है, शादी के मामलात के साथ होता है, तलाक या निकाह के मामलात के साथ होता है, और बिज़नेस मैटर जो होते हैं शहरियों के दरमियान जो बिज़नेस मैटर्स होते हैं उनके साथ होता है, तो जायदाद की तकसीम के साथ होता है। तो वो मामलात जिनका तल्लक विरासत की तकसीम, जायदाद की तकसीम, कारोबारी शराकत से मुतल्लक होता है, शादी निकाह तलाक जैसे मामलात के साथ होता है, यानी जिसमें दोनों फ्रीक जो है वो इंडिविजुअल्स होते हैं, शहरी होते हैं, और स्टेट उसमें बर रास्त जो है वो फ्रीक नहीं होती। तो उन मामलात को तय करने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं उनको जो है वो सिविल लॉज कहा जाता है, दीवानी कवानीन कहा जाता है। और वो कवानीन जिनका तल्लक जो है वो ऐसे मामलात के साथ होता है जिसमें एक फ़रीक रियासत होती है और दूसरा फ़रीक वो शहरी होता है। और इसमें जो मामलात आते हैं उसमें जो है कत्ल हो सकता है, डकैती है, चोरी है, दहशत गर्दी है, यानी जहाँ पे रियासत के मामलात के अंदर जो है मुदाखलत की जाती है। तो ऐसे मामला जो होते हैं वो फ़ौजदारी कवानीन के तहत आते हैं और उनको क्रिमिनल लॉस कहा जाता है। तो जो सिविल लॉ है डेट्स काउंटर पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, एंड क्रिमिनल लॉ इज़ द काउंटर पार्ट ऑफ सिविल लॉ। तो जो कवानीन की जो बेसिक काइंड्स हैं उसमें क्रिमिनल लॉस और सिविल लॉस ही शुमार होते हैं। तो एक मैं और आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देना चाहता हूँ कि जब किसी सिविल लॉ की खिलाफ वर्जी होती है तो जब तक जो मुतासरा फ़रीक होता है जब तक वो अदालत से मदद तलब नहीं करता, रियासत उसकी कोई मदद जो है नहीं करती। यानी सिविल लॉ की खिलाफ वर्जी की सूरत में जो है मुतासरा फ़रीक को ख़ुद जो है वो अदालत से रजू करना पड़ता है। लेकिन जब क्रिमिनल लॉज की खिलाफ वर्जी होती है तो रियासत जो है आज ख़ुद उसका नोटिस ले लेती है और रियासत उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पे कार्रवाई करती है। जैसा आपको एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, खुदा न खास्ता कहीं पे मर्डर हो जाता है तो जो मकतूल के जो लवाहकीन होते हैं वो पुलिस को इत्तला करें या ना करें, जैसे ही पुलिस के नोटिस में बात आती है कि फ़लाँ जगह के ऊपर जो है मर्डर हो गया है, फ़लाँ जगह के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है और फ़लाँ जगह के ऊपर जो है कोई डकैती या कोई टेररिज्म का वाक़या हो गया है, तो आप देखते हैं कि पुलिस वहाँ पे फ़ौरन जो है वो पहुँच जाती है ताकि ज़रूरी कार्रवाई जो है वो सर अंजाम दी जा सके। तो लेकिन जब दो फ़रीक के दरमियान कोई बिज़नेस होता है या उनकी जायदाद की तकसीम होती है या विरासत की तकसीम का कोई मामला होता है, तो अगर विरासत की तकसीम गलत बुनियाद के ऊपर हो गई है या जायदाद की तकसीम या बिज़नेस के अंदर जो है एक शख्स ने दूसरे शख्स को धोखा दे दिया है, तो जब तक मुतासरा फ़रीक अपने सबूत लेकर अदालत में पेश नहीं होगा, अदालत या रियासत उसकी कोई मदद नहीं करेगी। तो फ़ौजदारी कवानीन में और दीवानी कवानीन में यानी क्रिमिनल लॉस में और सिविल लॉस के अंदर जो है इस एतबार से भी एक फ़र्क जो है वो पाया जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फ्लोरिश्ड इन एंशिएंट ग्रीक स्टेट सिस्टम। तो कदीम यूनान के अंदर जो है कदीम यूनानी जो रियासती शहरी रियासतें थी उसके अंदर किस किस्म की जमहूरियत जो है उसको फ़रोग हासिल हुआ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, विच फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फ्लोरिश्ड इन द एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो कदीम यूनान की जो शहरी रियासतें हैं उनमें किस किस्म की डेमोक्रेसी पाई जाती थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। द करेक्ट आंसर इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो कदीम यूनान के अंदर जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती थी, लेकिन आज के दौर में जो है दुनिया में जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट द नेम्स ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द 20th सेंचुरी विच एग्जिस्टेड इन जर्मनी एंड इटली इन बिटवीन द पीरियड ऑफ 2 वर्ल्ड वार्स। तो दो आलमगीर जंगें जो हैं, पहली आलमगीर जंग जो है वो ख़त्म होती है 1918 को, और जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो 1939 को जो है शुरू होती है। तो ये जो इरा है फ्राम 1918 टू 1939, इसको इंटर वार्स पीरियड भी कहा जाता है। दो आलमगीर जंगों का जो दरमियानी दौर है उसको इंटर वार्स पीरियड कहा जाता है। इस दौर के अंदर जो है इटली और जर्मनी के अंदर जो है दो मखसूस किस्म की डिक्टेटरशिप जो थी वो सामने आई हैं। तो उन डिक्टेटरशिप के लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल की जाती है या उन डिक्टेटरशिप को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन हमारा है। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, राइट द नेम्स ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द 20th सेंचुरी विच एग्जिस्टेड इन जर्मनी एंड इटली बिटवीन द पीरियड ऑफ 2 वर्ल्ड वार्स। तो इन दो आलमगीर जंगों के दरमियान इटली और जर्मनी में
जो दो डिक्टेटरशिप कैम हुई उनके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल होती है? पहला ऑप्शन है फाशिज़म एंड नाजीज़म और दूसरा ऑप्शन है इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। तो डी स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है और वो है फाशिज़म एंड नेशनलिज्म। तो इटली के अंदर जो है फाशिज़म कैम हुई और जर्मनी के अंदर जो है नाजीज़म। तो बेसिकली दोनों ही डिक्टेटरशिप की मुख्तलिफ शक्लें थी और लेकिन उनके लिए टर्म्स मुख्तलिफ इस्तेमाल की गई। जो मैसोलिनी ने इटली के अंदर जो डिक्टेटरशिप कैम की डेट इज़ कॉल्ड फाशिज़म, और जो जर्मनी के अंदर हिटलर ने डिक्टेटरशिप कैम की डेट इज़ कॉल्ड नाजीज़म। और देखते हैं कि विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1789। आपने बताना यह है कि दुनिया के कौन से मुल्क में जो है फ्राम 1789 जो है 1789 से जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो वहाँ पे चल रहा है। इन विच कंट्री प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन वर्किंग सिंस 1789? ईरान और दूसरा ऑप्शन है यूएसए। द करेक्ट आंसर इज़ यूएसए। तो यूएसए के अंदर जो है ये जो अभी जो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है, इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो आगाज़ है वो शुरू हुआ था 1789 के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुस्तहकम सिस्टम है कि एक तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी जो है वहाँ पे वो इंतहाई अहमियत के हामिल फ़राइज़ सर अंजाम दे रखा है। और इस सिस्टम ने यूएसए को सुपर पावर बनाने में जो है यकीनन एक बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा किया है। और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। इन विच कंट्री डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ प्लूरल एग्जेक्टिव एग्जिस्ट? स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस? द करेक्ट आंसर इज़ फ्रांस। डी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव। तो एग्जेक्टिव की वैसे तो बहुत सारी किस्म है, लेकिन यहाँ जो जिस किस्म का जो है कि एग्जेक्टिव की किस किस्म का जिक्र किया जा रहा है वो है प्लूरल एग्जेक्टिव। जो प्लूरल एग्जेक्टिव है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है इस वक्त स्विट्ज़रलैंड के अंदर। तो अमेरिका के अंदर जो है प्लूरल एग्जेक्टिव का जो काउंटर पार्ट है वो है सिंगल एग्जेक्टिव। सिंगल एग्जेक्टिव कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है, यहाँ पे मोनार्की होती है, या प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर भी सिंगल एग्जेक्टिव ही पाई जाती है। जैसा कि अमेरिका के अंदर जो है सिंगल एग्जेक्टिव है, सऊदी अरब के अंदर भी सिंगल एग्जेक्टिव है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मोनार्की पाई जाती है, और अमेरिका के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो तमाम एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है उन एग्जेक्टिव पावर्स को प्रेसिडेंट के सुपुर्द किया जाता है। तो इसलिए अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको भी सिंगल एग्जेक्टिव कहा जाता है। तो सिंगल एग्जेक्टिव क्या है? जिसमें तमाम एग्जेक्टिव पावर जो हैं वो किसी एक फ़र्द के सुपुर्द कर दी जाएँ। और इसके मुकाबले में जो प्लूरल एग्जेक्टिव है उसमें जो इंतज़ामी अख्तियारात होते हैं उनको दो या दो से ज़ायद अफराद के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। जैसा कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है 7 अफराद पर मुश्तमिल जो उनकी फेडरल कौंसल है, स्विस फेडरल कौंसल जो है वो 7 अफराद पर मुश्तमिल होती है, और जो स्विस सिस्टम के अंदर जो एग्जेक्टिव पावर्स हैं उन्हें इन 7 अफराद के दरमियान बराबर जो है वो तकसीम कर दिया जाता है। तो चूँकि वहाँ पे एग्जेक्टिव पावर्स को 7 अफराद पर मुश्तमिल जो फेडरल कौंसल है उसमें इक्वली जो है वो डिवाइड कर दिया गया है, लिहाजा स्विस जो एग्जेक्टिव है डेट इज़ कॉल्ड प्लूरल एग्जेक्टिव, इसलिए उसको प्लूरल एग्जेक्टिव कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है डियर स्टूडेंट्स। हेगल वाज थिंकर। हेगल वाज ए थिंकर। तो हेगल जो है किस किस्म का थिंकर था? उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, नंबर 1 आइडियलिस्ट, नंबर 2 रियलिस्ट। तो इसमें दुरुस्त जवाब है आइडियलिस्ट। हेगल वाज ए थिंकर, आइडियलिस्ट। तो हेगल जो है उसका तल्लुक आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ है और उसका तल्लुक जो है वो जर्मनी के साथ था, ये भी आपने याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेंथम एंड जे.एस. मिल, 2 नाम हैं, बेंथम एंड जे.एस. मिल। और बेंथम और जे.एस. मिल जो हैं ये कौन थे या इनका तल्लुक है किस सिस्टम के साथ था? बेंथम एंड जे.एस. मिल वर थिंकर्स, यूटिलिटेरियनिस्ट या इंडिविजुअलिस्ट। तो ये जो बेंथम और जे.एस. मिल हैं इनकी वजह शुरू क्या है, यानी किस स्कूल ऑफ थॉट से इनका तल्लुक था,
या कौन सा जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का इन्होंने नज़रिया पेश किया था, और वो है यूटिलिटेरियनिज़म। यूटिलिटेरियनिज़म इन्होंने पेश किया था, चूँकि ये यूटिलिटेरियनिस्ट कहलाएंगे। तो बेंथम एंड जे.एस. मिल पर थिंकर्स, यूटिलिटेरियनिस्ट ये है अफादियत पसंद, इसको उर्दू में कहा जाएगा अफादियत पसंद, और यूटिलिटेरियनिज्म क्या हो जाएगा, अफादियत पसंदी। और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, नज़रिया अलहदगी अख्तियारात। अलहदगी अख्तियारात क्या होती है कि हुकूमत के जो 3 शोबे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी। तो अगर हुकूमत करने के जो पावर्स हैं, हुकूमत करने की जो अथॉरिटी है या अख्तियारात हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के दरमियान जो है तकसीम कर दिया जाए, और उनको इस बात का पाबंद कर दिया जाए कि कोई दारा दूसरे दारे के मामलात में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और हर दारा वही अख्तियारात इस्तेमाल करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके सुपुर्द कर दिए हैं। तो ऐसे सिस्टम को सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है, सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। तो ये सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स किसने पेश किया था, तो ये फ्रेंच फ़िलासफ़र हैं मॉन्टेस्क्यू, जिन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस में पेश किया था। द स्पिरिट ऑफ लॉस किताब का नाम भी आपने याद रखना है, और आपने याद रखना है कि जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो सबसे पहले जो है और सबसे बेहतर तरीके से जो है वो फ्रांसीसी मुफक्कर मॉन्टेस्क्यू ने पेश की थी, और जिस किताब के अंदर उन्होंने पेश की उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉस। उर्दू में किताब रूह कवानीन के नाम से जानी जाती है। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच। आपने बताना ये है कि कौन सा पॉलिटिकल फ़िलासफ़र जो है वो सिस्टम अप्रोच के हवाले से जो है सबसे ज़्यादा मशहूर है। हु इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच, लेसवेल और डेविड ईस्टन। द करेक्ट आंसर इज़ डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन जो है वो सिस्टम अप्रोच के हवाले से सबसे मोतबर नाम जो है वो तस्लीम किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सुक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल्स वर फिलासफर्स, जर्मन, ग्रीस। आपने बताना ये है कि ये जो 3 फिलासफर्स हैं, अजीम फिलासफर हैं, सुक्रेटिस है, प्लेटो है और एरिस्टोटल है, ये जर्मन थे या ये ग्रीस थे, यानी इनका तल्लुक जर्मनी के साथ था या यूनान के साथ था। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है ग्रीस। तो एक और दिलचस्प बात भी है कि सुक्रेटी जो है, सुक्रेटिस का जो शागिर्द है वो है प्लेटो, और जो प्लेटो का शागिर्द है वो है एरिस्टोटल। तो इन तीनों का जो है आपस में उस्ताद और शागिर्द का तल्लुक है। सुक्रेटिस उस्ताद है, प्लेटो उसका शागिर्द है, फिर प्लेटो उस्ताद है और एरिस्टोटल जो है वो उसका शागिर्द है। और आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। आइडियलिस्ट रिगार्ड द स्टेट एज एन इन इटसेल्फ। जो आइडियलिस्ट हैं, जो मिसालियत पसंद हैं, आइडियलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो रियासत के बारे में क्या कहते हैं। आइडियलिस्ट रिगार्ड्स द स्टेट एज इन इटसेल्फ। नंबर 1 है एंड, और नंबर 2 है मीन्स टू एन एंड। द करेक्ट आंसर इज एंड। यहाँ डियर स्टूडेंट्स एंड से मुराद है मकसद, यानी आइडियलिस्ट रिगार्ड्स द स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ। जो आइडियलिस्ट हैं उनका कहना यह है कि रियासत बजाते खुद एक मकसद है। इसका तर्जुमा क्या बनेगा, रियासत बजाते खुद एक मकसद है। और जो इंडिविजुअलिस्ट हैं और जो प्लूरलिस्ट हैं वो कहते हैं कि रियासत जो है, द स्टेट इज़ एन एंड, द स्टेट इज़ ए मीन्स टू एन एंड। तो रियासत किसी मकसद के हसूल का ज़रिया है। तो जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं कि रियासत जो है किसी मकसद के हसूल के लिए कायम की जाती है, जबकि जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि रियासत बजाते खुद मकसद है। तो इनके नज़दीक रियासत जो है वो सुप्रीम होती है, और जो इंडिविजुअल है वो उसकी हैसियत जो है रियासत के मुकाबले में कमतर होती है। जो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, जो आइडियलिस्ट हैं, और जो इंडिविजुअलिस्ट हैं वो इंडिविजुअल को जो है ज़्यादा अहमियत देते हैं, और वो कहते हैं कि स्टेट जो है वो इसलिए बनाई गई है कि वो फ़र्द के लिए काम करे। जो आइडियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि फ़र्द को जो है रियासत के लिए काम करना चाहिए, तो रियासत चूँकि सुप्रीम है। तो ये एक फिनोमेना है कि रियासत और फ़र्द में से ज़्यादा अहमियत का हामिल कौन है, या फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है या रियासत को फ़र्द के लिए बनाया गया है।
तो वो सियासी मुफक्रीन जिनके मुताबिक रियासत जो है वो ज़्यादा अहमियत की हामिल है और फ़र्द को रियासत के लिए बनाया गया है, उनको आइडियलिस्ट कहा जाता है। और वो स्कूल ऑफ थाट या वो मुफक्रीन का ग्रोह जिनके नज़दीक फ़र्द ज़्यादा अहमियत का हामिल है और रियासत को फ़र्द की खिदमत के लिए बनाया गया है, उनको इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो कब आया था, 1789 के अंदर। और ये भी याद रखिएगा कि 1789 के अंदर दो दुनिया के अंदर बड़े वाक़यात रूनुमा हुए। एक तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और वहाँ पे जो शहनशाहियत थी उसका ख़ात्मा हुआ और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का आगाज़ हुआ था। और उसके बाद जो है इसी साल जो है USA का क़याम भी अमल में आया था 1789 के अंदर। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन और USA का क़याम, ये दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं। और हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? रूसो। तो रूसो की जो फ़िलासफ़ी है उसको जो है उससे मुतासर होकर जो है या उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर बड़े गहरे असरात मुरतब किए और इसलिए उसको इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट है एनालिटिकल कंसेप्ट ऑफ लॉ वाज प्रेजेंटेड लीगली बाय इंग्लिश ज्यूरिस्ट। तो किस इंग्लिश ज्यूरिस्ट ने जो है एनालिटिकल जो है कंसेप्ट ऑफ लॉ जो था पेश किया था? उसमें है ऑस्टन यानी जॉन ऑस्टन और दूसरा है थॉमस हॉब्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑस्टन। ऑस्टन जो है ही प्रेजेंटेड द एनालिटिकल कंसेप्ट ऑफ लॉ। और ऑस्टन का तल्लुक जो है वो बरतानिया के साथ था और इसकी मशहूर किताब का नाम है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये भी आपने याद रखना है। जॉन ऑस्टन की जो किताब है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। और जॉन ऑस्टन जो है उसने जो है वो जो सॉवरेनिटी का बड़ा मुनफरद कंसेप्ट पेश किया था, उसी वाले से उसको जो है वो ज़्यादा शोहरत जो है वो हासिल हुई है। और नेक्स्ट है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन इंडिया और ब्रिटेन? तो करेक्ट आंसर इज़ ब्रिटेन। बरतानिया में जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है जिसको वहदानी निज़ाम कहा जाता है, जबकि इंडिया में जो है वो फ़ाकी निज़ाम जो है वो पाया जाता है। इंडिया में फ़ाकी निज़ाम है, पाकिस्तान में, इंडिया में, अमेरिका में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जबकि बरतानिया के अंदर जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें बुनियादी फ़र्क ये होता है कि जो हुकूमत करने के जो अख्तियारात होते हैं, अगर हुकूमत करने के तमाम अख्तियारात जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपुर्द कर दिए जाएँ और उसमें ना तो सूबे हों ना ही सूबाई अख्तियारात हों और पूरे मुल्क को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती हो, तो ऐसे सिस्टम को जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी वहदानी निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। और इसके मुकाबले में दूसरा सिस्टम है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो होता है जिसमें हुकूमत करने के जो अख्तियारात होते हैं उन्हें आइन के ज़रिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और चंद सूबाई हुकूमतों के दरमियान तकसीम कर दी जाता है। यानी कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपुर्द होती हैं और कुछ पावर्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनके सुपुर्द किया जाता है। तो ऐसे सिस्टम को जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वो कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव आर टू मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? डियर स्टूडेंट्स, रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव आर टू मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और आज के दौर में जो है ये दोनों सिस्टम जो है वो स्विट्ज़रलैंड में पाए जाते हैं, रेफरेंडम और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है। तो रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव आर मेथड्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हु वाज द टॉप लीडर ऑफ द इटालियन फाशिज्म? ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बड़ी तफसील के साथ समझा चुका हूँ। तो जो इटालियन फाशिज्म है, फस्तायत जो है, उसका टॉप लीडर कौन था? मैसोलिनी और हिटलर। और द करेक्ट आंसर इज मैसोलिनी। मैसोलिनी जो है ही वाज इटालियन और 1922 के अंदर जो है ये इटली का प्राइम मिनिस्टर बना था और उसने वहाँ पे फाशिज्म को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था और अपनी फाशिस्ट पार्टी इसने कैम्प की थी। द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज रिटन बाय, किताब का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये भी अभी इसका तज़किरा हो रहा था, उसमें करेक्ट आंसर है मार्टिस्को। द स्पिरिट ऑफ लॉज वाज रिटन बाय मार्टिस्को। ही वाज द फ्रेंच political philosopher and he presented the theory of separation of powers।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, मेसोलिनी वाज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन 1922-1933। द करेक्ट आंसर इज 1922। मेसोलिनी जो है वो 1922 के अंदर जो है इटली का प्राइम मिनिस्टर बना था और उसने वहाँ पे अपनी फाशिस्ट पार्टी की मदद से जो है फाशिज्म जो है वो कैम्प किया था। और डियर स्टूडेंट्स, head of the state and head of the government are different persons in प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपने बताना ये है कि कौन से निज़ाम हुकूमत में, यानी ये जो नीचे दो निज़ाम दिए हुए हैं, फेडरल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इन दोनों में से किस सिस्टम के अंदर है जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है वो डिफरेंट पर्सनस होते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ द करेक्ट आंसर। जहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ पे एक शख्स हेड ऑफ़ द स्टेट होता है और कोई और शख्स है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होगा। और जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा वहाँ एट द सेम टाइम जो है एक शख्स जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होगा और वही शख्स जो है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी होता है। जस्ट लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी है और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो है चूँकि पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दो डिफरेंट पर्सनस जो है वो होते हैं। और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग मेरी यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज सुबैच पोलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।